अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एयरपोर्ट के पास अमेरिका ने आईएसआईएस खुरासान के आत्मघाती हमलावरों पर ड्रोन से हमला किया है, जिसमें अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि उसने विस्फोटकों से भरी गाड़ी पर हमला किया, जिसमें बैठकर आत्मघाती हमलावर काबुल एयरपोर्ट पर एक बार फिर से हमला करने जा रहे थे। अमेरिकी सेना का दावा है कि हमले के बाद जिस तरह से कुछ और धमाके हुए, उससे साबित होता है कि हमलावरों की गाड़ी में विस्फोटक भरे हुए थे, लेकिन वक्त रहते उसे तबाह किया गया। काबुल एयरपोर्ट के पास हुए इस हवाई हमले के बाद चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते चिल्लाते हुए अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। जिस जगह हमला हुआ था वहां से धुआं भी उठता दिखाई दिया। हमले के बाद कई लोग घरों की छतों पर भी भागते दिखाई दिए। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। अमेरिका ने ड्रोन से हमला किया है और उसमें अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि 6 लोगों की इसमें मौत हुई है। और आप दूसरी तस्वीर में देखिए, जान बचाकर लोग भागते नजर आए, अपने घरों की छतों पर चढ़ गए, धुआं भी उठता दिखाई दिया। हमले में विस्फोटकों से भरी गाड़ी तबाह हुई है, ये तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। अमेरिका ने एक बार फिर से ड्रोन से हमला किया है काबुल एयरपोर्ट के पास। इससे पहले काबुल एयरपोर्ट पर 26 अगस्त को आईएसआईएस खुरासान ने आतंकी हमला किया था, जिसमें 170 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल थे। इस घटना के 2 दिन बाद यानी 28 अगस्त को अमेरिका ने नांगरहार इलाके में मौजूद आईएसआईएस खुरासान के ठिकानों पर हवाई हमला कर हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराया। एक रोज पहले भी अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट के पास ड्रोन अटैक कर विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी को उड़ाया। इसी से जुड़ी 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। तो 26 अगस्त को जब आत्मघाती हमला होता है, जिसमें अमेरिकी सैनिक भी मारे जाते हैं, और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कहते हैं कि बदला लिया जाएगा, और फिर ऐसा होता भी है। ठीक 2 दिन बाद यानी कि 28 अगस्त को एयर स्ट्राइक करता है अमेरिका, जिसमें दावा यह किया गया कि हमले का मास्टरमाइंड मारा गया। काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमले में शहीद हुए 13 अमेरिकी जवानों के पार्थिव शरीर अमेरिका के डोवर एयरपोर्ट पर पहुंच गए। आतंकी हमले में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एयरपोर्ट पर पहुंचे। इस दौरान राष्ट्रपति बाइडेन ने शहीदों के परिवार वालों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर आईएसआईएस खुरासान ने आत्मघाती हमला किया था, जिसमें 170 लोगों की मौत हो गई थी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से वहां के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। देश के हर हिस्से में कोहराम मचा हुआ है। लोग खौफ और दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। इन सबके बीच काबुल से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें तालिबान के आतंकी ताबड़तोड़ हवा में फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। बताया गया कि काबुल में मची अफरा तफरी के बीच एक बैंक के बाहर पैसा निकालने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हुई, जिसके बाद वहां तालिबान के लड़ाके पहुंच गए। उन्होंने लोगों को काबू करने के लिए हवा में फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान में कब्जा जमा लिया है, लेकिन पंजशीर नाम के प्रांत में तालिबान नहीं घुस पाए हैं। उसकी वजह है नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान, जिसे एनआरएफ के नाम से भी जाना जाता है। पंजशीर में इसी संगठन के लड़ाकों ने तालिबान को रोक रखा है। न्यूज़ 18 के जावेद मंसूरी ने इसी संगठन के प्रवक्ता फहीम दश्ती से खास बातचीत की है। फहीम दश्ती ने पंजशीर के हालात पर तालिबान से बातचीत और तालिबान के साथ टकराव पर जावेद मंसूरी से लंबी बातचीत की। देखिए न्यूज़ 18 की ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फहीम साहब, न्यूज़ 18 इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि अभी क्या ताज़ा हालात हैं पंजशीर के, क्योंकि आप लगातार मुकाबला कर रहे हैं तालिबान का। Thanks for having me. In fact, there was no any clash so far. Taliban did not attempted to break the war, and we are not willing to break the war. Our intention is to give a chance for negotiation and peace. We want to enter a very serious and deep and detailed negotiation with Taliban, as a result of which we are looking to ensure the future of Afghanistan as well as the future of the people of Afghanistan.
we want to ensure the rights of the people of Afghanistan, rights of minorities, women's rights, human rights, freedom of, and the other values that we were fighting for it for last 40 years. Also, we want to reach an agreement based on which a government should be established, an inclusive, representative, participatory government should be established, the government which will be legitimate in front of the eyes of Afghans as well as in front of the eyes of the international community, a government which will be trusted by the people of Afghanistan, a government which will be responsive to the needs and demands of the people of Afghanistan, a government which will be able to bring social justice, to bring equality in Afghanistan. So we are already entering a negotiation with Taliban based on this vision. But if Taliban are not accepting this, and if they want to break the wall, so we are ready to fight, not fight for Panjshir, not fight to defend Panjshir, but from Panjshir for the rest of the Afghanistan. Sir, are you negotiating with Taliban as you said? हम ये जानना चाहेंगे कि अभी क्या बातचीत हुई है, आप लोगों की बातचीत हो चुकी है, या अगर हुई है तो कितने दौर की बातचीत हुई है और किन शर्तों के साथ बातचीत हो रही है? From the first days that Taliban captured Kabul, we were receiving direct and indirect messages. And after a few days, they have sent a delegation to negotiate here with the leaders of the National Resistance Front of Afghanistan. And then 3 days ago, a delegation from our side was going to a neighboring province of Panjshir. We call it Parwan province, and the negotiations happened there. And after that, another delegation of Taliban came to Panjshir. So the negotiation is going on. I cannot go to the details. This is not the time to talk about the details. But there is no conditions from our side. There is a vision that I have already explained to you. We are entered the negotiations based on that vision. सर, मेरा अगला सवाल है, आप कह रहे हैं कि डेलीगेशन बातचीत के लिए तय हुआ है, तो क्या अहमद मसूद भी उस डेलीगेशन का हिस्सा होंगे? No, of course not. There's other people who are part of that negotiation. There are some former officials of the government, ministers, MPs, and so on and so forth. Also, those who are member of that delegation that were representing us, the National Resistance Front of Afghanistan, they are a combination of people from different provinces. They are not only from Panjshir or not only Panjshiris. There are people, there are representatives from Parwan, from Kabisa, from Takhar, from Baghlan, from Badakhshan, from other provinces. So it's a wide-based group of delegation. सर, ये सवाल है कि अगर बातचीत होती है और किसी नतीजे पर आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, तो क्या एनआरएफ भी जो तालिबान की सरकार होने वाली है अफगानिस्तान में, क्या उसमें हिस्सेदारी होगी आपकी? If the negotiations lead to a result, then we shouldn't say that Taliban support or Taliban government. That will be an exclusive government, a government which all Afghans from different ethnic groups as well as different political backgrounds should be part of that government. Then it doesn't mean that that's a Taliban government and we are taking part on that. No, that will be an exclusive government that all the different sides, all the different ethnic groups, including Taliban, will be part of. एंड सर, ये बताएं कि अभी तक क्या कोई जिस तरह की खबरें आ रही थी कि तालिबान पंजशीर की तरफ बढ़ रहा है लगातार और आप लोग रेसिस्ट कर रहे हैं, तो क्या अभी कोई क्लैश आप लोगों के बीच में हुआ है? क्या इस पर कोई आप बातचीत करना चाहेंगे? क्या कोई तालिबान और रेसिस्ट फोर्स के बीच में कोई अभी तक क्लैश हुआ है? I think there were some videos spread it in the national media as well as the international media that Taliban have entered Panjshir. No, that video is fake. Taliban even did not attempt
to enter Panjshir, and this is why no clashes has been happened yet. एंड सर, अब जिस तरह के काबुल में हालात बने हैं, अभी हमने देखा रिसेंटली काबुल एयरपोर्ट पर एक बड़ा अटैक भी हुआ, टेररिस्ट अटैक, तो आप क्या मानते हैं ये किस तरह से ISIS खुरासान ने इसकी जिम्मेदारी ली है? तो क्या कहाँ चूक हुई है? तालिबान कह रहा था कि वो लगातार सुरक्षा देगा, लेकिन 200 के करीब लोग वहां पर मौत हुई है। इस पर क्या कहना है आपका? I think that will raise two big questions. First, Taliban have promised to bring security for all the people of Afghanistan, and they have failed. And there were attacks, and lots of people of Afghanistan have been killed, and lots of others have been wounded. So that shows that this is the failure of Taliban to bring security. From other hand, Taliban has promised to the United States and its allies that they will not let any terrorist groups to make any operation against the interests of US and its allies. So the question is, if Taliban cannot prevent their activities inside Kabul, around the airport of Kabul, which is one of the most secure places in Kabul, so how they can stop, how they can prevent their activities in order to attack the interest of the West, US and its allies. So these are the two big questions that Taliban or so far was not able to answer. कैरिबियाई देश क्यूबा में आए तूफान ने वहां के कई इलाकों को नुकसान पहुंचाया। 2 दिन पहले तूफान की चेतावनी मिलते ही कई लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ निकल गए थे। इसलिए वो लोग तूफान की चपेट में आने से बच गए, लेकिन उनके मकान नहीं बच पाए। तूफान गुजर जाने के बाद वहाँ के कई इलाकों में बड़े बड़े पेड़ टूटे नजर आए। कई लोगों के मकानों की छतों पर भी पेड़ गिरे दिखे। तूफान ने वहाँ के कई मकानों को भी नुकसान पहुँचाया। बताया गया कि वहाँ तूफान के साथ तेज बारिश भी हुई, जिससे कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई रास्ते और लोगों के खेत बाढ़ के पानी में डूब गए। बताया गया कि तूफान की चेतावनी के बाद क्यूबा के अलग अलग इलाकों से 10,000 से भी ज्यादा लोगों को वक्त रहते सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अयोध्या पहुंचकर रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। साथ ही साथ हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद रामलला के दरबार में भी पूजा अर्चना की। इस मौके पर राष्ट्रपति की पत्नी सविता कोविंद, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनके साथ मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने अयोध्या में भाषण देते हुए कहा कि जहां राम है वहीं अयोध्या है। भगवान श्री राम सभी के हैं और सबके भीतर हैं। राम सबके हैं और राम सब में है। देश के राष्ट्रपति राम की नगरी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राम के द्वारे माथा झुकाया और रामलला की आरती उतारी। शंखनाद के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी पत्नी प्रथम महिला सविता कोविंद के साथ रामलला के दर्शन किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर तक उनकी अगुवाई की और साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। राष्ट्रपति ने रामलला के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी में भी पूजा अर्चना की। हनुमानगढ़ी में राष्ट्रपति का माला और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। अयोध्या पहुंचे राष्ट्रपति ने रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। उद्घाटन के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रपति ने रामचरितमानस की चौपाइयों का उल्लेख भी किया और संदेश दिया कि राम सबके हैं और सबके भीतर हैं। समस्त मानवता एक ही ईश्वर की संतान है
यह भावना जन जन में व्याप्त हो, यही इस आयोजन की सफलता की कसौटी है। इस संदर्भ में रामचरितमानस की एक अत्यंत लोकप्रिय चौपाई का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। इसमें कहा गया है कि सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। इस पंक्ति का भाव यह है कि हम पूरे संसार को ईश्वर में जानकर सभी को सादर स्वीकार करें। हम सब प्रत्येक व्यक्ति में सीता और राम को ही देखें। राम सबके हैं और राम सब में है। आइए हम सब स्नेहपूर्ण विचार के साथ अपने दायित्व का पालन करें। राम कथा की लोकप्रियता भारत में ही नहीं बल्कि विश्वव्यापी है। उत्तर भारत में गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस, भारत के पूर्वी हिस्से में कृतिवास रामायण, दक्षिण में कंबन रामायण जैसे रामकथा के अनेक पठनीय रूप प्रचलित हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने इसी क्षेत्र की भाषा अवधी में रामचरितमानस की रचना करके रामकथा को जन जन से जोड़ दिया। रामायण पर आधारित कविताएं, भजन, कहानियां, नाटक और गद्य लगभग सभी भारतीय भाषाओं के साथ साथ अनेक विदेशी भाषाओं में भी उपलब्ध है। देवी और सज्जनों, विश्व के अनेक देशों में रामकथा की प्रस्तुति रामलीला के आयोजन द्वारा की जाती है। इंडोनेशिया के बाली द्वीप की रामलीला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मालदीव, मॉरिशस, त्रिनिदाद और टोबैगो, नेपाल, कंबोडिया और सूरीनाम सहित अनेक देशों में प्रवासी भारतीयों ने रामकथा व रामलीला को जीवंत बनाए रखा है। राष्ट्रपति ने राम के धाम से विश्व बंधुत्व की बात कही तो सीएम योगी ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहा। अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है और आज श्री राम जन्मभूमि पर दर्शन करने, अयोध्या के विकास कार्यों का अवलोकन करने और हम सब की आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर आधारित रामायण कॉन्क्लेव के उद्घाटन कार्यक्रम में और अन्य परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए आदरणीय राष्ट्रपति जी का अमूल्य समय हम सबको यहाँ के लिए प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अयोध्या की इस पावन धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रपति रविवार सुबह प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या पहुंचे। राष्ट्रपति के आने पर अयोध्या को पूरी तरह सील कर दिया गया। शहर के सभी नाकों पर बैरियर लगा दिए गए और राम की नगरी में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे सहित पुलिस भी तैनात की गई। प्रधानमंत्री मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रामायण कॉन्क्लेव का मकसद है भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से लोगों को परिचित करवाना। रामायण कॉन्क्लेव में 29 अगस्त से 1 नवंबर तक रामचरितमानस का गायन समेत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। इस कॉन्क्लेव में लगभग 2500 कलाकार अपने कार्यक्रम पेश करेंगे। योगी आदित्यनाथ आज मथुरा जाएंगे। सीएम योगी आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा जाएंगे। शाम को मथुरा पहुंचकर मुख्यमंत्री रामलीला मैदान में होने वाले कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री का मथुरा में करीब 90 मिनट तक रुकने का कार्यक्रम है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ श्री कृष्ण मंदिरों में दर्शन भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र के 1 दिन के दौरे पर आज लखनऊ पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री इस दौरान लखनऊ में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही पूर्व सीएम स्वर्गीय कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पौड़ी में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान सतपाल महाराज ने सड़कों की खस्ता हालत पर नाराजगी जाहिर की और सड़कों की जल्द ठीक न होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। लखनऊ में थाना अलीगंज की पिंक पेट्रोलिंग में तैनात महिला सिपाही से एक लड़के ने छेड़छाड़ की, जिसका विरोध करने पर आरोपी ने महिला सिपाही के सिर पर लोहे की रॉड मारकर उसे घायल कर दिया। वहीं घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के पीलीभीत में गैस रिफिलिंग के समय कार में भीषण आग लग गई। आसपास के लोगों के मुताबिक कार मालिक गैस रिफिलिंग का काम करता था और गैस रिफिलिंग के समय सिलेंडर में लगी आग ने उसकी कार को अपनी चपेट में ले लिया।
भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु विशाखापट्टनम के सिंहाचलम मंदिर में दर्शन करने पहुंची। टोक्यो ओलंपिक्स में पदक जीतकर लौटी पीवी सिंधु ने मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में एक आदिवासी युवक के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी गई। मामूली विवाद में उसे एक ट्रक से बांधकर घसीटा गया। घायल युवक की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने अभी तक इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कुल 8 लोग आरोपी बनाए गए हैं। पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर उनकी पहचान कर रही है। मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। विपक्ष ने इस बर्बरता के लिए शिवराज सरकार को जिम्मेदार माना है। सड़क पर घिसटते इस इंसान के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी गई। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में रहने वाले इस आदिवासी युवक को पहले आरोपियों ने मिलकर पीटा। इसके बाद उसे ट्रक से बांधकर घसीटा गया। इस तालिबानी सजा का वीडियो भी बनाया गया। ट्रक के पीछे बंधा युवक रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन हैवानियत की हद पार करने वाले उसे गालियां देते रहे। युवक के पैर रस्सी से बांधकर उसे ट्रक से बांध दिया गया और सड़क पर घसीटा गया। सड़क पर घसीटने से आदिवासी युवक कन्हैयालाल भील गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक घटना 26 अगस्त की है। मामला नीमच जिले के सिंगोली गांव का है। पुलिस ने बताया कि बाइक टकराने के मामूली विवाद के बाद चीतरमल गुर्जर नाम के आरोपी ने अपने रिश्तेदारों के साथ आदिवासी युवक कन्हैयालाल भील को पहले पीटा, उसके बाद उसे ट्रक से बांधकर घसीटा गया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिंगोली में जो दुखद घटनाक्रम हुआ है उसमें अभी तक 8 आरोपियों को चिन्हित किया जा चुका है और उसमें 8 में से 5 आरोपियों को ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका है। इन सभी आरोपियों के जो भी अवैध संपत्ति है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, सभी चेक किया गया है और इसमें जिनके भी अवैध संपत्ति, अतिक्रमण की संपत्ति है, उन सबको ध्वस्त किया जा रहा है। आज सुबह से पुलिस और प्रशासन का पूरा अमला उसमें लगा हुआ है और जो भी इस तरह की विकृत मानसिकता वाले लोग हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। दरिंदगी का शिकार आदिवासी युवक दम तोड़ चुका है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में उसकी मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज नहीं गुंडा राज चल रहा है। इस दावे को कॉफर कर दिया है कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है। यहाँ कानून का राज नहीं, गुंडे समानांतर सरकार चला रहे हैं। जिस तरह दबंगों के हौसले बुलंद हैं, वो पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक, दलित और आदिवासी भाइयों पर अत्याचार कर रहे हैं। मेरा सीधा आरोप है कि सरकार सोई हुई है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। कहीं ना कहीं जो तालिबानी तरीके से हत्या करी गई है, इस प्रकार की सोच के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे और उस आदिवासी के जो लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, लगातार आदिवासियों पे, गरीबों पे, मजदूरों पे मध्य प्रदेश में अत्याचार कर रहे हैं, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से खड़ी। जो दरिंदगी मध्य प्रदेश में चल रही है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है और शिवराज सरकार की कानून व्यवस्था बनाने में फेल हो चुकी है और ये उसका वीडियो है, जिस तरह से उसको मारा गया और ये घसीटा गया। ये वीडियो सामने आया है कि उसको एक गाड़ी से घसीटा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये तो तालिबान में भी नहीं हो रहा है, ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि जैसे ही वायरल वीडियो प्रशासन की नजर में आया, मामले पर तुरंत कार्रवाई की गई और अब दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी अपराधी हो उसको कुचलेंगे। गिरफ्तार लोग हो चुके हैं, कुछ बचे थे और ऐसी कार्रवाइयां करेंगे कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति के पहले 17 बार सोचें। अपराधियों को कुचल के रख दिया जाएगा, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगा।
आदिवासी युवक की मौत के बाद आरोपियों का क्राइम रिकॉर्ड और संपत्ति का ब्यौरा खंगाला गया। मुख्य आरोपी महेंद्र गुर्जर का अवैध मकान पुलिस ने गिरा दिया। प्रशासन का हथौड़ा आरोपी के मकान पर बरस रहा है। मामले में बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।